तो बिजनेस स्टडीज में आज जो हम चैप्टर कवर करेंगे वो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट आप लोगों के हिसाब से इसमें हम क्या पढ़ते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में क्या चीजें आती हैं? इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट सबने सुना हुआ है। आप लोग 12th पास आउट तो हो ही जाओगे सब, तो 12th क्लियर हो गया तो हमें ये तो पता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। अभी तक आप लोगों में से किसी ने ट्रेडिंग नहीं की होगी, लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है न्यूज़ में, अपने घर वालों से, पड़ोसियों से, फ्रेंड्स से। ठीक है, अब हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो फाइनेंशियल मार्केट, जो स्टॉक मार्केट होता है, उसी को बेसिक समझते हैं। अब देखो, ये एक मार्केट है। मार्केट क्या होता है? बाजार, जहां सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। सिंपल सी भाषा में जहां सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है, वो है बाजार, मार्केट। अब ये मार्केट किस चीज का है? फाइनेंशियल का, पैसों का बाजार। सिंपल सोबर क्या चीज है? पैसों का बाजार पढ़ते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट में। अब इस चैप्टर में हमारे CUET सिलेबस में जो चीजें आएंगी वो क्या है? सबसे पहला फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, सिंपल। उसके बाद मनी मार्केट, उसका नेचर और उसके इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट मतलब कौन कौन सी चीजें उस मनी मार्केट में आती हैं। उसके बाद कैपिटल मार्केट, उसका नेचर, उसके टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी। देन कैपिटल और मनी मार्केट के बीच में डिफरेंस। फिर हम समझेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, NSEI और OCTEI, ये सब चीजें क्या होती हैं? ट्रेडिंग प्रोसीजर। किसी को अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है, वो कैसे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सेबी। सेबी सुना है? सेबी, उसका ऑब्जेक्टिव और उसका फंक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट से। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? ये एक ऐसा मार्केट है जहां फाइनेंशियल असेट को क्रिएट किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज का मतलब हम लोग समझते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या? एक चीज के बदले दूसरी चीज, कंसिडरेशन, क्रिएशन। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, एक फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट किया जाता है। क्रिएट मतलब हमें पता है क्या होता है, नया एक चीज बनाया जाता है। एक फाइनेंशियल एसेट को बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है? अभी अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक्स की मतलब शेयर्स की डील होती है। शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं। अब ये शेयर्स, अभी जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर्स खरीदते बेचते हैं, वो जो शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं। तो शेयर्स, हम जब शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी शेयर्स हैं जिसको खरीदा बेचा जाता है। अभी पहले बार वो कभी मार्केट में आए होंगे ना, कोई कंपनी। सबसे पहली चीज, कौन सी कंपनी शेयर मार्केट में अपने शेयर लिस्ट कराती है, ये पता है आप लोगों को? दो तरह की कंपनी होती है 3 तरह की मेनली, हमें पता है, प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है। प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू करती है या पब्लिक? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के पास राइट्स नहीं होते कि वो लोगों से पैसा ले, लेकिन पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है और पब्लिक, जनरल पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। तो एक पब्लिक कंपनी पहली बार जब लोगों से पैसा रेज करती है, उसको बोला जाता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो उस पहली बार जब कोई शेयर लेके आ रहे हैं, वो क्या होता है, एक फाइनेंशियल एसेट उस टाइम क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट किसका एक लिंक बनाता है, किसके बीच में लिंक बनाता है? पहला वो जो सेवर है। सेवर का मतलब, हाँ, जो इन्वेस्टर है, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या करता है, आप लोग पैसा बचाते हो, वो पैसा बचा के आप लोग घर में रखोगे तो वो तो पैसा का कुछ होगा ही नहीं, वो वैसे का वैसा पड़ा रह जाएगा। तो आप लोग क्या सोचते हो, इसको किसी ऐसी जगह, इस पैसे को हम कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि मैंने आज अगर 100 रुपये बचाया तो वो 150-200 हो जाए, यही सोचोगे ना आप लोग।
तो जब भी एक जो भी सेवर है, सेवर मतलब जो एक जनरल पब्लिक है वो पैसा बचाती है, पैसा बचा के वो एक बोरोवर होता है। बोरोवर मतलब कौन? जो कंपनी है। कंपनी को हमेशा पैसे चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ता जाए। कंपनी एक बोरोवर होती है। जो भी पर्सन एक कंपनी ओन कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, वो हमारा बोरोवर है। हम लोग आम पब्लिक, हम लोग क्या है? इन्वेस्टर्स हैं। दोनों को मिलाने का काम कहाँ होता है? फाइनेंशियल मार्केट में। एक जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड पैसा बचा के किसको देगा? जो बोरोवर है, जो नीडी है। अब ऐसा बताओ, अगर कोई स्टॉक मार्केट नहीं होता तो हम लोग जगह जगह जाके हर कंपनी को ढूंढ के फिर उनसे पूछते आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, फिर हम उनको पैसा देते। अब अगर कोई स्टॉक मार्केट नहीं होता, कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता, तो हमने जो पैसा सेव किया है, एक इन्वेस्टर और एक सेवर, उसको क्या करना होता? कंपनी के पास जाना होता, उसको पूछते कि आपको पैसा चाहिए, या एक कंपनी हमारे घर घर आती, बोलती आपके पास कोई पैसा है तो हमें दे दो, उसके बदले इंटरेस्ट देंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक मार्केट बनाया गया। अब अगर देखो, पहले के टाइम बार्टर सिस्टम था। बार्टर में क्या होता था? घर घर जाके ये चीज़ ली, वो चीज़ ली, ऐसे होता था एक्सचेंज। लेकिन अभी जैसे ही अभी मार्केट होता है ना, अगर हमें कोई सामान खरीदना है, ऑनलाइन जाके हम खरीद सकते हैं। एक मार्केट डेडिकेटेड है, मॉल में गए, सामान खरीदा, आ गए, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ? एक फाइनेंशियल मार्केट बना दिया गया, जहां जिसको पैसा चाहिए वो भी आएगा, जिसको पैसा सेव करना है वो भी आएगा, और दोनों मिलके वहाँ पैसा, शेयर्स खरीद के पैसा देंगे, या फिर वो शेयर्स बेच के हमसे पैसा लेंगे। ये चीज़ों का ये एक मार्केट है। अब यहाँ मार्केट में क्या हो रहा है? मनी ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ मनी या कैपिटल, कैपिटल हमारा क्या होता है? पूंजी। तो वो दोनों चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं। अब देखो, अगर आपने आज 10,000 रुपये कमाए, तो क्या आप पूरे 10,000 इन्वेस्ट कर दोगे? आपने महीने में, आपने एक दिन में 10,000 रुपये कमाए, पूरे 10,000 तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें से जो सरप्लस होगा ना, जो आपका खर्च करने के बाद आपने कुछ पैसे अपने पे उड़ा लिए, इन सब के बाद जो पैसा बचता है लास्ट में, उसको सरप्लस बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा है, जो मुझे खर्च नहीं करना, जो मुझे उसको बचा के रखना है फ्यूचर के लिए, तो वो मनी को हम इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। अब फंड जो एलोकेट होता है वो बैंक से होता है और फाइनेंशियल मार्केट से होता है। अब अगर हमें कोई स्टॉक खरीदना है तो हम कंपनी में नहीं जाते, या हमें कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो हम अपने बैंक, हम कंपनी में पैसे लेके जा रहे हैं, वहाँ 10 लाख रुपए हमारे पास बैग है, उसमें 10 लाख रुपए लेके गए। ऐसे तो हम कभी करते नहीं है मार्केट में पैसा लगाने के लिए। हम एक ऑनलाइन डेडिकेटेड प्लेस पे जाते हैं, अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी फंड का एक्सचेंज हो रहा है, वो बैंक के थ्रू और फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हमें फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है ये पता चल गया। उसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है। सबसे पहला क्या काम है? सेविंग को मोबिलाइज करके वो सबसे प्रोडक्टिव यूज में डालती है। अभी देखो, ये वो एक अकाउंट, फ्री अकाउंट ओपन करवाया गया था आज से 2-3 साल पहले, फ्री अकाउंट, जनधन योजना के नाम से फ्री अकाउंट ओपन। उसका मोटिव क्या था? वो कब हुआ था? आपके डिमोनेटाइजेशन से पहले। उसका मोटिव क्या था? हर एक पर्सन का अगर बैंक अकाउंट ओपन होगा, वो कैश नहीं रखेगा, बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा। तो आपने इकोनॉमिक्स में मनी क्रिएशन पढ़ा है ना? मनी क्रिएशन में क्या होता है? हमने बैंक में जो डिपॉजिट कराया उससे और मनी क्रिएट होती है। तो अगर मेरा पैसा बैंक में है तो उससे और मनी क्रिएट हो रही है, जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वो बढ़ती है। तो ये क्या कर रहे हैं? हमारा फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है? हमने जो सेव किया है उसको वो सबसे प्रोडक्टिव यूज में लगाता है। प्रोडक्टिव यूज क्या है? एक कंपनी को पैसा चाहिए होता है ना, और काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। एक कंट्री की जीडीपी कैसे बढ़ती है? कैसे बढ़ती है? गुड्स, जितना गुड्स प्रोड्यूस करती है एक कंट्री, गुड्स एंड सर्विस, उतना उस कंट्री की जीडीपी अच्छी होती है ना। तो गुड्स एंड सर्विस कौन प्रोड्यूस करते हैं? जो हमारे
हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, फर्म्स हैं, वो लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, उनके पास पैसा कैसे आएगा? जो हम लोग घर में पैसा सेव करते हैं वहाँ से वो पैसा वहाँ ट्रांसफर होता है, उसको प्रोडक्टिव यूज में लगाया जाता है। ठीक, अब फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी क्या होता है? अब एक मार्केट में किस शेयर का या किस सिक्योरिटी का क्या प्राइस होगा वो डिटरमाइन किया जाता है। वो डिटरमाइन कौन करता है? हमारा फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विड बोलते हैं, हाँ, लिक्विडिटी का मतलब है जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो गया। आज आपके पास जो कैश है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है। आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसके बाद वो लिक्विड होगा, उसके बाद वो सारी चीज़ें जिसको आप सेल ऑफ कर देते हो तुरंत पैसा आ जाएगा। आप बताओ कोई प्रॉपर्टी कितनी लिक्विड हो सकती है, लेस या मोर? प्रॉपर्टी लेस लिक्विड होगी ना, उसको ऐसे तो नहीं बेच सकते किसी को भी। और आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो मोर लिक्विड है, और सबसे ज़्यादा लिक्विड हमारे पास जो कैश होता है। तो अब एक कंपनी के पास फाइनेंशियल असेट्स होंगे तो उस फाइनेंशियल असेट को ये लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? कंपनी अपने शेयर्स बेचेगी या अपने डिबेंचर्स बेचेगी और बदले में उनको क्या मिल जाएगा? कैश, इमीडिएटली। अब ऐसा नहीं है कि हमें लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिसको शेयर्स चाहिए, स्टॉक मार्केट पे जाएंगे, बेचेंगे और पैसा हमारे हाथ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? उसके बाद है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे रिड्यूस करेगी? अब देखो, स्टॉक मार्केट पे ना कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करती कि मेरा शेयर खरीदो, मेरा शेयर खरीदो। आप कभी भी किसी भी स्टॉक मार्केट, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे देखोगे वहाँ सब कंपनीज के बारे में लिखा हुआ होता है। आपको जिस कंपनी के बारे में, जिसके कंपनी के बारे में जानना है, शेयर्स परचेज बाय करने हैं, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे किसी भी कंपनी को इंफॉर्मेशन देने में पैसा खर्चना नहीं पड़ रहा। एक आम पर्सन को, जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन लेने में पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करें, तो आप लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा ना ही आपको किसी को पैसा देना पड़ेगा कि मेरा अकाउंट ओपन कर दो। आप खुद ही डीमैट अकाउंट ओपन करोगे। शेयर खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा, लेकिन शेयर की डिटेल जानने के लिए, मार्केट को एनालाइज करने के लिए, उन सब के लिए आपको कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आप ये फीचर्स वगैरह, फंक्शंस वगैरह लिखने को तो नहीं आएंगे एग्जाम में, बट आपको ये पता होना चाहिए ना इसका फंक्शन क्या है। आपको क्वेश्चन आ गया कि एक मार्केट है जहाँ पे शेयर्स एक्सचेंज हो रहे हैं या जहाँ पे एक फाइनेंशियल एसेट को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो बताओ वो कौन सा मार्केट होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सीयूईटी में फुल मार्क्स। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम एग्जाम में, किसी एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, उसमें ज़रूरी नहीं आपको फुल मार्क्स मिल जाए, हो सकता है ना मार्क डिडक्ट हो जाए, आपने कुछ लिखा नहीं लिखा। लेकिन जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने टिक किया, आपको मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इस एग्जाम के लिए। आपको लिखने की मेहनत नहीं करनी, आपको आंसर दिमाग में नहीं बनाना कि इसका क्या आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्लिक हुआ, टिक कर दिया, 5 मार्क्स आपके हाथ में। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। दो तरह के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, दूसरा है हमारा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट होता है हमारा शॉर्ट टर्म फंड के लिए, मतलब जो आपको वह 1 साल के अंदर अंदर आपको यूज करना होता है, वो हमारा मनी मार्केट हो गया। और जो हमारा कैपिटल मार्केट, वो मीडियम और लॉन्ग टर्म, मतलब मोर देन 1 ईयर, 1 साल से कम का आपका मनी मार्केट हो गया, 1 साल से ज़्यादा का आपका कैपिटल मार्केट हो गया। उसके बाद ये जो हमारा मनी मार्केट का पैसा है ना, ये लोग क्यों लेते हैं? अपने वर्किंग कैपिटल को सोर्स करने के लिए। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? शार्क टैंक इंडिया में जो कंपनीज आती हैं वो फाइनेंशियल मार्केट के लिए तो आ रही हैं, वो क्या कर रही हैं? अपने शेयर से तो बेच रही हैं ना, अपने शेयर्स डाइवर्ट कर रही हैं। तो वहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है आपको कंपनी चलाने के लिए पैसा जो चाहिए, आपको आगे इन्वेस्ट नहीं करना, आपको कंपनी को एक्सपेंड नहीं करना। आपके पास 2 मशीन है ना, तो उस 2 मशीन को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, आप वर्किंग कैपिटल से तीसरी मशीन खरीद के नहीं लेके आ रहे हैं। जो आपके पास असेट्स हैं, जो आपके पास लायबिलिटीज हैं, उन्हीं को चलाने के लिए जो पैसा लगता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं लगता,
और वर्किंग कैपिटल का मतलब देखो, आपने एक सामान प्रोड्यूस किया, अब जब भी हम किसी कंपनी की बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है सामान प्रोड्यूस किया तुरंत बिक गया पैसे आ गए, हमेशा उस पर क्रेडिट पे काम होता है। आज आपने सामान बनाया, आपने किसी को बेचा, उसने आपको, वो जब सामान बेच देगा उसके बाद आपको पैसे देगा। तो हर एक कंपनी का क्रेडिट पीरियड अलग अलग होता है, किसी का 6 मंथ, किसी का 9 मंथ, किसी का 12 मंथ। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। ये जो शॉर्ट टर्म है इसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि आप कोई भाग के नहीं चला जाएगा जब आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लोगे। हाईली लिक्विड होता है और अनसिक्योर्ड होता है, ये किसी से सिक्योर्ड नहीं होता। उसके बाद कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, मतलब हो सकता है आपके पास 2 मशीन, आपको मशीन बढ़ानी है, या हो सकता है आपको एक नया प्रोडक्ट लाइन बनाना हो, आप पहले पेन बनाते थे, अब पेंसिल भी बनानी है, तो नया प्रोडक्ट लाइन हो गया, तो उससे रिलेटेड पैसा चाहिए होता है हमें कैपिटल मार्केट में। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो शॉर्ट टर्म के नहीं होते, जैसे शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स भी आप लोगों ने सुना है क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब, जैसे डिवेंचर्स में हम क्या करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, लोगों को इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन डिवेंचर ना 10 साल 12 साल लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। और फिर आता है पब्लिक डिपॉजिट, इसमें भी लोगों से पैसा ले रहे हैं, लेकिन ये ले रहे हैं 3 साल तक अंदर के लिए, उससे ज़्यादा आपको ये नहीं लेना है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स हमने सुना है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, और हमारे बॉन्ड्स, बॉन्ड्स भी इसी तरीके से होते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं और फिर उनको इंटरेस्ट के साथ वापस करते हैं। अब है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको देके हम, पैसा देके जो चीज़ें हम खरीदते हैं, वो हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला है ट्रेजरी बिल, ये आपके 12th के कोर्स में नहीं था, आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पढ़ा था, ये पावर बूस्टर में होगा, ये आपके कोर्स में नहीं था। हाँ, पावर बूस्टर वगैरह, हाँ, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करते हैं, तो ये आपके पावर बूस्टर में था, मेन कोर्स में आपका ये नहीं आया था इस बारी, ठीक है। अब देखो ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बिल। अब आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उसमें बैंक रेट, रेपो रेट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, उसमें ये इसका भी बताया होगा टीचर्स ने। जब गवर्नमेंट को क्या करना होता है, गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के पास पैसा है, मुझे पैसा वापस लोगों से लेना है, मनी सप्लाई को कम करना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेजरी बिल को इशू कर देती है, और ट्रेजरी बिल के बदले लोग क्या देते हैं, पैसा देते हैं। ट्रेजरी बिल खरीदने के लिए पैसा देते हैं। हम लोग पैसा क्यों देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। बैंक में इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, मैक्सिमम 6%। अगर आपको कोई बॉन्ड आ रहा है, कोई कंपनी आपसे पैसा मांग रही है या गवर्नमेंट आपसे पैसा मांग रही है, अगर वो आपको जितना रेट बैंक दे रही है उतना ही रेट देगी, तो आपको फर्क पड़ेगा कि मैं किसी को भी दूं, आप बैंक को भी दे सकते हो ना पैसा, फिर आप क्यों गवर्नमेंट को ही दोगे या किसी कंपनी को ही दोगे। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट बैंक से ज़्यादा पैसा देगी, इंटरेस्ट रेट, अगर कोई बैंक दे रही है आपको 4% और गवर्नमेंट बोलेगी आप वो पैसा मुझे दो, मैं 7% दूंगा, तो आप किसको पैसा दोगे, गवर्नमेंट को। इसी तरह कोई कंपनी आएगी, वो बोलेगी मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा, तो आप किसको पैसा दोगे, कंपनी को ना, 10% ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। हाँ, रिस्क भी है, वो फैक्टर, अगर एक पर्सन जो इन्वेस्ट कर ही रहा है ना, वो कंपनी पे पैसा लगाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है, इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। ये आपका एग्जाम का एक क्वेश्चन निकल आया, आपका ये क्वेश्चन बन सकता है ना, ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड कौन इशू करता है, गवर्नमेंट। उसके बाद है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर कौन इशू करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, क्रेडिट वर्दी कंपनी, मतलब जो क्रेडिट पे पैसा देती है, वो कंपनी इशू करती है अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को लेने के लिए। अब इस पे इंटरेस्ट मार्केट रेट से कम होता है, मार्केट रेट पे जो इंटरेस्ट चल रहा है उससे इस पे कम होता है, इसलिए कमर्शियल पेपर पॉपुलर नहीं है, ज़्यादातर लोग कमर्शियल पेपर पे पैसा नहीं लगाते हैं, क्योंकि मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है कॉल मनी। कॉल मनी ये कमर्शियल बैंक, जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, वो उनको CRR मेंटेन करना होता है। CRR मतलब उसको मेंटेन, कभी कभी होता है कि उनके पास वो पैसा कम पड़ जाता है, जो CRR उन्होंने मेंटेन किया वो पूरा नहीं है, और उनकी भी तो ऑडिट होती है ना, ऑडिट समझते हो,
इंस्पेक्शन। तो उस इंस्पेक्शन के टाइम पे उनका कुछ गलत ना हो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है। यहाँ कोई पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पब्लिक से बैंक पैसा नहीं ले सकती, क्योंकि पब्लिक का पैसा फिर उनको वापस से रिजर्व करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से पैसा ले रही है अपने CRR को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसको जो मनी वो देते हैं, जो कॉल मनी होती है, मतलब अब कोई बैंक दूसरे बैंक को फ्री में तो पैसा नहीं देगा ना, उसको भी तो इंटरेस्ट रेट चाहिए, उस रेट को हम बोलते हैं कॉल रेट। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमारी कमर्शियल बैंक इशू करती है या फिर कोई डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा दे रही है, या कंपनीज या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, ये लोग इशू करते हैं। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिसमें हम इंटरेस्ट रेट को नेगोशिएट कर सकते हैं आपस में, ठीक है। ये इशू करते हैं जब डिपॉजिट्स, कंपनी के पास डिपॉजिट्स कम है और डिमांड, क्रेडिट की डिमांड ज़्यादा है। मतलब क्रेडिट की डिमांड का मतलब है जब एक कंपनी कोई प्रोडक्शन कर रही है, उस टाइम पे उसके पास कैश नहीं है, कैश नहीं है कि वो और सामान खरीद सके, लेकिन ऑर्डर है। तो ऑर्डर को पूरा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करते हैं और उससे अपना ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, सामान बेचते हैं, फिर जितना उनका ऑपरेटिंग साइकिल है उनको उतना पैसा उतने टाइम के बाद मिल जाता है, ठीक है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हो। उसके बाद है हमारा कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोगों को पता है क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बताओ। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ सिंपल बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, आपने किसी एक दो कंपनी के बीच होता है। इसमें ऐसा नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज में कि एक पब्लिक इन्वॉल्व होगी, एक दूसरा पर्सन, मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से सामान खरीदा या बेचा। अब एक कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी को बोला कि मैं तुम्हें 3 या 4 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। तो वो जो एक पर्ची दे देते हैं, वो जो एक लेटर है ना, वो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उस पर लिखा होता है कि मैं आपको, जैसे प्रॉमिसरी नोट भी होता है, इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, लिखा होता है कि हम आपको इस टाइम के बाद इतने इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेंगे। तो वो होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिजनेस फर्म यूज करती है अपने वर्किंग कैपिटल नीड को फुलफिल करने के लिए। ये याद रखना, जो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होते हैं। ये जितने इंस्ट्रूमेंट है ना, आपके एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं, ये कौन इशू करता है, सबसे पहली चीज वो एग्जाम में क्या पूछेंगे, कौन इशू कर रहा है। दूसरी चीज, जिसका कोई अलग नाम दे रखा है, जैसे नाम अभी सिर्फ ट्रेजरी बिल का 0 कूपन बॉन्ड्स दे रखा है, तो ये उसके अलावा, जैसे ये अभी इसमें से एक क्वेश्चन निकल आया कि ये किस चीज के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये हमारा जो भी कमर्शियल बिल है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, ट्रेजरी बिल मीडियम टर्म के लिए यूज होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब है हमारा नेचर और फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कौन सा मार्केट था, अभी हमने पढ़ा है, बताओ। लॉन्ग टर्म नीड के लिए। अब इसमें सबसे पहला क्या है, ये लिंक है ना सेवर और इन्वेस्टमेंट के बीच में। अब देखो, आज आप पढ़ रहे हो, 4 साल के बाद आप जॉब करोगे, 5 साल ले लेते हैं, 6 साल ले लेते हैं। आप जब जॉब करोगे, आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है, बट जरूरी है आपका खर्चा भी 1 लाख रुपीज हो, नहीं है ना। हो सकता है आप 60,000 में अपना सारा खर्चा निपटा के अभी भी आपके पास 40,000 बच रहे हैं, तो आप 40,000 बैंक में रखना प्रेफर करोगे या कहीं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उसको इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे ना, तो हमारे लिए जो भी एक सेवर है उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ना। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। अब देखो, जरूरी नहीं जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है वो पैसा बना ही रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं ना। तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको क्या हो रहा है, जो पैसा है आपके पास, जो सेविंग है, वो स्टॉक मार्केट में गया, स्टॉक मार्केट के थ्रू किसके पास गया, कंपनी के पास गया। कंपनी क्या कर रही है, उसको यूज कर रही है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, उससे प्रोडक्शन बढ़ रही है। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है।
तो एक सेवर मतलब हम अगर घर में पैसे बचा के रख रहे हैं तो वो लॉस होगा ना पूरी इकोनॉमी का। वही पैसा अगर हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, अब देखो अगर आप बैंक में भी रख रहे हो ना पैसा, तो बैंक वाले सारा पैसा बैंक में तो रखते नहीं है, कुछ रख के बाकी आगे दे देते हैं ना, वो भी किसको देते हैं, इसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपका पैसा भी तो आपको इंटरेस्ट रेट देंगे ना वो कहीं आपका पैसा यूज करके। तो अगर कैपिटल मार्केट क्या हेल्प कर रहा है, आपके जो भी एक सेवर है उसके पैसे को वो आगे और प्रोडक्टिव कार्यों में लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो हमारा कैपिटल मार्केट है ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डील करता है, शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल मार्केट नहीं होता। उसके बाद यूज ऑफ इंटरमीडियरीज, कैपिटल मार्केट अलग अलग इंटरमीडियरी का यूज कर रहा है। इंटरमीडियरी का मतलब है वो पर्सन जो आपके पैसों को प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लगा रहे हैं, जैसे ब्रोकर। ब्रोकर कौन हो गया, जो जिसकी भी स्टॉक मार्केट, अब देखो अगर आपको स्टॉक मार्केट आज चलाना है, आप कोई ना कोई ऐप यूज करोगे ना, एंजल वन होगा सुना होगा, ज़ीरोधा सुना होगा, तो ये सब क्या है, ये सब स्टॉक ब्रोकर के ऐप हैं, ठीक है। उसके अलावा अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स सुना है आपने, अकाउंट्स में पढ़ा होगा, कौन होते हैं अंडरराइटर्स, कंपनी के बिहाफ पे। जैसे देखो हमें पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी थी 90%, अगर एक कंपनी आईपीओ लेके आती है 90% पैसा मिलता है तो आईपीओ सक्सेसफुल, अदरवाइज सबका पैसा लौटाना पड़ता है। एक आईपीओ लाने के लिए ना कंपनी का लाखों पैसा लगता है, तो वो बर्बाद ना जाए इसके लिए कुछ कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर को अपॉइंट कर लेती है। वो अंडरराइटर को क्या बोलती है कि अगर मार्केट में लोगों ने 90% तक शेयर नहीं खरीदे तो जितने कम होंगे ना वो अंडरराइटर खरीद लेते हैं, और जितने शेयर्स खरीदे पर शेयर उनको कमीशन मिलता है, तो वो हो गए हमारे अंडरराइटर्स। फिर डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरीज हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सुना है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पहले कौन होते हैं, हाँ डीपी, वो लोग क्या करते हैं स्टॉक्स को डिपॉजिट करके रखते हैं। अब देखो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं आजकल, तो हर किसी के पास सारे स्टॉक्स तो नहीं होंगे ना, किसी ने बेच दिए और हो सकता है उसका बायर अभी नहीं मिला, तो वो स्टॉक्स हमारे सारे डिपॉजिटरीज के पास रहते हैं, ठीक। ये इंटरमीडियरीज वर्किंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं कैपिटल मार्केट के लिए, और ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप सोचो अगर कोई ब्रोकर या अंडरराइटर नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट काम कैसे करेगा। मुझे आपको अगर कोई शेयर्स खरीदना है, कोई ब्रोकर ही नहीं है, तो हम कहाँ जाके खरीदेंगे, कंपनी में जाके। आजकल तो फिजिकल शेयर्स भी नहीं होते, सब कुछ ऑनलाइन है, तो इसके लिए ब्रोकर का होना जरूरी है हम आप लोगों को शेयर्स खरीदने के लिए, ठीक है। उसके बाद डिटरमिनेंट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो एक्टिविटी कैपिटल मार्केट करती है वो कैपिटल फॉर्मेशन का काम है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब नया कैपिटल फॉर्म करना, नया कैपिटल बनाना। जो पैसा दे रहे हैं स्टॉक मार्केट, जो एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कैपिटल मार्केट, उससे जो एक सेवर है वो पैसा लगा रहा है, तो जो भी कंपनी है उसका पैसा बन रहा है ना, उसकी कैपिटल जनरेट हो रही है, वो कैपिटल जनरेट होगी तब उससे क्या आ रहा है, अब ज्यादा पैसा लोग कैपिटल मार्केट में लगाएंगे, उससे इनकरेज होगा प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में। देखो आज से 3-4 साल के बाद आप लोग का कोई एक फ्रेंड होगा जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा होगा, वो बताएगा कि मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना अर्न किया, तो आपके मन में जरा आएगा ना यार मैं भी करके देखता हूँ। तो इससे क्या हुआ, एक पर्सन अगर पैसा लगा रहा है, अच्छा अर्न कर रहा है, हो सकता है ना एक बार अच्छा अर्न किया, 2 बार बेकार भी हो, उसका पैसा लॉस भी हुआ, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की नॉलेज होगी आप ज़्यादा लालच में नहीं आओगे, तो आप अच्छा अर्न कर सकते हो। एटलीस्ट डेली आप अपना दिन का खर्चा निकाल सकते हो, स्टॉक मार्केट से इतना है। तो उससे क्या हुआ, कैपिटल बढ़ी, वो इनकरेज करता है कैपिटल मार्केट कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिले। उसके बाद गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसा नहीं है कि जो कैपिटल मार्केट चलता है उसमें गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन नहीं होगा। सबसे पहली चीज क्या है, आप ये बताओ कैपिटल मार्केट में पैसा किसका लगा हुआ है, जनरल पब्लिक का। अब हम लोग एक जनरल पब्लिक पैसा बहुत मुश्किल से कमाती है, दिन रात काम करती है, उसके बाद पैसा मिल रहा है, किसी को बैठ के पैसा नहीं मिल रहा। अगर वो पैसा मार्केट में लगा हुआ है तो मार्केट में अगर कुछ होगा, हो सकता है ना कोई कंपनी आएगी, लोगों का पैसा लेगी, भाग जाएगी, तो उससे लोगों का पैसा लॉस हो गया ना। सिर्फ पैसा लॉस नहीं हुआ, लोग दोबारा मार्केट में लगाएंगे। अगर मैंने अपने चाहे 5,000 रुपए ही किसी कंपनी में स्टॉक मार्केट में लगाए हुए हैं, वो 5,000 लेके मेरी कंपनी भाग गई, दोबारा स्टॉक मार्केट के किसी शेयर्स को खरीदने मुझे डर लगेगा,
तो इसके लिए गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। वो रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए जैसे हमारा आरबीआई होता है ना, सारे कमर्शियल बैंक को देखता है, उसी की तरह स्टॉक एक्सचेंज ये हमारा सेबी है। सेबी क्या करता है? जितने भी ब्रोकर्स हैं उन सबको वो टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, ऑडिट करता है कि वो कहीं कुछ गलत ना करे, कोई ऐसी कंपनी पब्लिक का पैसा लेके भाग ना जाए। उसके बाद टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट, हमने कौन कौन से 2 मार्केट पढ़े थे स्टार्टिंग में? और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। हमारा मनी मार्केट में हमने क्या पढ़ा? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा कैपिटल मार्केट स्टार्ट हुआ। अब कैपिटल मार्केट के हमारे क्या क्या, ये अभी बीएससी का एग्जाम था ना, हाँ कोई नहीं, इसको आपको दोबारा भी रिवाइज करा दिया जाएगा। और आप जितना डोमेन में पढ़ोगे ना सब फ्रेश ही लगेगा। कुछ चैप्टर्स हैं डोमेन में जो नए हैं, एक बिजनेस में है एंटरप्रेन्योर वाला, और अकाउंट्स में कुछ चैप्टर्स हैं, हाँ अकाउंट्स में। तो वो चीज़ें पढ़ोगे ना वो बिल्कुल ही नहीं लगेंगे क्योंकि वो कभी पढ़ी ही नहीं हुई है। बाकी अकाउंट्स भी जब आप पढ़ोगे, डेथ, रिटायरमेंट, सब नए, वो ही लगेगा कि हाँ ये तो सब आता है हमको। बट क्या होता है ना, जब हम अपने सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि लिखना ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, और वही छोटी चीज़ें ना यहाँ आती हैं, ठीक है। इसके यहाँ सिंपल सा एक ही फंडा है, लिखना नहीं है, मार्क्स का टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, 5 नंबर अपने। कॉन्सेप्ट में किसी भी कॉन्सेप्ट में ज़रा गड़बड़ हो गई ना, मतलब वो आपके -1 हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट कई बार अब देखो फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, आपको पता है ना कौन शॉर्ट टर्म के लिए कौन लॉन्ग टर्म के लिए, तो गलती हो ही नहीं सकती। कोई बच्चे को कन्फ्यूजन ही है कि भाई शॉर्ट टर्म क्या था, लॉन्ग टर्म क्या था, वो तो गलत लिख के आ ही सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट का। अब कैपिटल मार्केट 2 तरह के होते हैं, एक हो गया आपका प्राइमरी, एक हो गया आपका सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब बिल्कुल बचपन से सोचे तो क्या है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, प्राइमरी क्लासेस होती थी। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश मार्केट, ये हमारा फ्रेश इशू लेके आता है, वो होता है हमारा प्राइमरी मार्केट। जब कोई भी कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आती है तो वो लेके आती है आईपीओ। वो आईपीओ होता है हमारा न्यू इश्यू मार्केट, वो होता है हमारा प्राइमरी मार्केट, ठीक है। यहाँ पे कंपनी प्राइमरी मार्केट के थ्रू जो डील करती है, किस चीज़ से? इक्विटी शेयर्स देती है, अपने प्रेफरेंस शेयर्स देती है, डिबेंचर्स या लोन और डिपॉजिट, उसकी फॉर्म में लोगों से पैसा रेज करती है। बिल्कुल पहली बार यहाँ बिल्कुल फ्रेश इशू होता है, ठीक है। अब वही एक बार फ्रेश इशू हो गया, उसी का एक्सचेंज हो रहा है ना, वो होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। जो भी हम आज वहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे, एंजल वन, जीरोधा, कोई भी ग्रो ऐप ओपन करेंगे, वहाँ पे हम जो डील कर रहे हैं ना, वहाँ जो हमें शेयर्स दिख रहे हैं वो सब शेयर्स क्या होते हैं? वो सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। वहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन आता है आईपीओ का, आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं हम। तो वो आईपीओ में अगर पैसा लगा रहे हो तो वो फ्रेश इशू होगा। उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग शेयर्स में हम खरीद रहे बेच रहे हैं वो हमारा सेकेंडरी मार्केट होगा, जहां प्रीवियसली इशूड, जो पहले ही इशू हो चुके हैं, जैसे रिलायंस का शेयर है, पहले से अब अगर मुझे रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं तो मैं सेकेंडरी मार्केट से खरीद रही हूँ, वो पहले से ही इशूड है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ देखो, यहाँ कौन शेयर किसको दे रहा है? एक कंपनी इन्वेस्टर को दे रही है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कंपनी नहीं दे रही, मैं आपको बेच रही हूँ, आप मुझे बेच रहे हो। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर्स और डिबेंचर, सिर्फ शेयर्स, यहाँ पे सिर्फ शेयर्स डील होते हैं, डिबेंचर्स नहीं। डिबेंचर डायरेक्ट कंपनी से ही होता है, ठीक है। एक शेयर दूसरे, एक पर्सन, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर इसमें बेच रहा है, ठीक है। यहाँ जो इंटरमीडियरी होते हैं ये ब्रोकर होता है, ठीक है। जैसे हमने जो ऐप की बात करी, जो हमारा एंजल वन है, जो हमारा ग्रो ऐप है, ये सब क्या है? ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर। आजकल बहुत सारे ऐसे बैंक भी हैं जो ब्रोकर की तरह काम करते हैं। आपने उसमें अकाउंट ओपन कराया, उन्होंने आपको बोला हम आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा डिफरेंस, आपके सिलेबस में 2 डिफरेंस है, प्राइमरी सेकेंडरी और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का। ये इसमें न्यू सिक्योरिटीज होल्ड होती है, इसमें सेकंड हैंड और एग्जिस्टिंग।
उसके बाद ये कंपनी इशू करती है, यहाँ एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को ही ट्रांसफर कर रहा है। इसका कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, मतलब कहीं ऐसा नहीं किसी फिक्स जगह पे, बट इसका फिक्स लोकेशन है और फिक्स वर्किंग आवर है। स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडिंग करनी है तो फिक्स टाइम है, ऐसा नहीं कि रात को 10 बजे मुझे मन किया मैंने कोई स्टॉक खरीदना है या मैं उसके साथ डील कर रही हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब भी कोई आईपीओ आता है ना, आप कभी भी उसके लिए, मतलब इसमें भी टाइम पीरियड हाँ अप्लाई करेंगे, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि 3 दिन या 5 दिन, बट उन दिन में ना कोई टाइम फिक्स नहीं है कि किस टाइम पे आपको करना है। उन दिन में आप कभी भी उसके शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, पैसा दे सकते हो। उसके बाद यहाँ जितनी भी कंपनी है वो एंटर कर सकती है, रेज कर सकती है, लेकिन वो कौन सी कंपनी होनी चाहिए? पब्लिक। अब देखो, आप दोनों की एक प्राइवेट कंपनी थी, अब आप दोनों की कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, उसका टर्नओवर करोड़ों में चला गया। अब आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हमें और ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि मैं पब्लिक इशू लेके आऊँ, तो आप लोग क्या कर सकते हो? पहले आप अपने प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में ट्रांसफ़र करोगे, जब वो पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप आ सकते हो। इसलिए और लिखा है, एक बार एक कंपनी पब्लिक में ट्रांसफ़र हो जाएगी तो वो एंटर कर सकती है, रेज कर सकती है। दूसरी चीज़, आप प्राइवेट कंपनी हो तो प्राइवेट कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपने शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन वो जनरल पब्लिक को नहीं देगी। वो किसको देगी? जैसे शार्क टैंक इंडिया में जो लोग आ रहे हैं वो प्राइवेट कंपनीज होते हैं, वो पैसा रेज करते हैं ना, ऐसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, ऐसे बैंक को, ऐसे लोगों को जिनको वो जानते हैं, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन वो जनरल पब्लिक को किसी मार्केट पे, सेकेंडरी मार्केट पे नहीं आ सकते। सेकेंडरी मार्केट पे सिर्फ लिस्टेड कंपनी, और लिस्टेड कंपनी कौन हो सकती है? सिर्फ पब्लिक कंपनी। ठीक है, हमारे प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये एक क्लॉज है कि आप लिस्ट नहीं करा सकते अपने आप को। ठीक, प्राइजेस मैनेजमेंट खुद तय करती है। यहाँ पे प्राइजेस कैसे होते हैं? डिमांड सप्लाई, किसी शेयर का डिमांड ज़्यादा है तो बढ़ जाएंगे। अब देखो, हम सुनते हैं ना शेयर का प्राइस कम हो गया एकदम से, अब कोई ऐसा शेयर है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, लोग डिमांड कर रहे हैं, अब उसका अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो जैसे ओनर की डेथ हुई वैसे लोग घबरा के उसके शेयर को सेल ऑफ कर देंगे, तो सेल ऑफ कर दिया तो क्या हो गया? सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गई, तो उससे शेयर का प्राइस गिर जाता है। कई बार ये होता है ना, हमें पता नहीं होता यार कैसे मार्केट का प्राइस आगे पीछे हो रहा है। वो हाँ, जैसे पॉलिसी चेंज हो जाए, जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है ना वो इंडिया में बैन हो जाए, तो लोग वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएगी, उसका तो लॉस हो जाएगा ना, उसके चलते ही लोगों ने अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिए। या फिर मार्केट में कोई ऐसी अफवाह फैल गई, लोगों को डर हो गया, एक ने बेचा, दो ने बेचा, उसने और दूसरों को बताया, तो शेयर बिक रहे हैं ना, तो शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। हाँ, पेटीएम का शेयर कितनी बुरी तरह गिर रहा है, वो तो मतलब पेटीएम जो जहाँ स्टार्ट हुआ था ना वहाँ से 400% का लॉस हो रहा है। मतलब जिसने पैसा लगाया ना वो रो रहा है कहीं पे कि पेटीएम ने क्यों लगाया, और लगाया भी तो पहले क्यों नहीं निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर, रिटेल फ्रॉम पब्लिक। जो पब्लिक में रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी हमारे कैपिटल मार्केट में पैसा लगाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर मतलब जो भी इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, उसके बाद मनी मार्केट में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बैंक, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी सिर्फ। अब इसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, इसमें शॉर्ट टर्म जिसका पीरियड 1 ईयर तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ शेयर्स डिवेंचर बॉन्ड, यहाँ ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, वो सब चीज़ें। ये कम लिक्विड है। कम लिक्विड का मतलब अगर आप कैपिटल मार्केट में लगा रहे हो ना, बहुत जल्दी पैसा कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन आजकल होने लगा है कैपिटल मार्केट में भी। पहले T+1 T+2 था कि आप ट्रेडिंग जिस दिन कर रहे हो उसके 2 दिन बाद आपको पैसा मिलेगा। और अगर जैसे ट्रेडिंग मैंने फ्राइडे को की है, सैटरडे संडे मार्केट बंद है, मुझे मंडे नहीं, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे पैसा मिलता था। लेकिन अब कुछ शेयर्स में तो आ गया है कि आपने तुरंत बेचा तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा रिस्क है, कैपिटल मार्केट में ज़्यादा रिस्क है। कब कोई कंपनी का पैसा, जैसे पेटीएम, अब जिन्होंने लगाया था पैसा डूब गया ना, तो ये रिस्की होता है, लेकिन इसमें रिटर्न बहुत अच्छा है। रिलायंस का रिटर्न, रिलायंस शेयर या टाटा के शेयर का रिटर्न देख लो, ये हाई लिक्विड है, ये तुरंत आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें रिस्क भी कम है और इसमें रिटर्न भी कम है, मतलब जिसमें रिस्क ज़्यादा है ना, रिटर्न उसी में ज़्यादा है।
ये इसका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, इसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ तक पूरी थ्योरी, यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। ये लेक्चर यहाँ तक का आप लोगों का आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे और करेंगे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में।